साथियों नमस्ते। साथियों यदि मैं आपसे कहूँ जो मेरे हाथ में ये नोट है, आप देख रहे होंगे एक 200 रुपये का नोट है और एक 100 रुपये का नोट है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ या मैं आपसे ये पूछूँ साथियों ये नोट असली है या नकली, तो फिर आपके ज़हन में बहुत से सवाल उपजेंगे, बहुत से सवाल आएंगे। आप सोचोगे अगर आप इसको नकली बता रहे हो तो फिर आप इसमें ट्रेड क्यों कर रहे हो, आप इससे सामान भी खरीदते हैं और आप जब सामान खरीदते हो तो इसके बदले आपको सामान भी मिल जाता है। ऐसे तमाम आपके बीच में क्वेश्चन उभर के आते हैं, हमारे भी आए। जब हमारे ये क्वेश्चन आए तो हमने पूछा क्या ये जो 200 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट है ये असली है या नकली। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके के हमारे जहन में कोई भी सवालात आएंगे या सवाल आएंगे तो हमारी नज़र जाएगी, या तो हम किसी बैंक से पूछेंगे, हम पूछेंगे बैंक से कि क्या ये नोट असली है नकली। अगर हम जाएं, मान लो आज मैं जाता हूं इस नोट को लेकर या 200 रुपये के नोट को लेकर, 500 रुपये के नोट के लेकर, तो हम क्या सोचेंगे, हम बैंक से पूछेंगे कि नोट असली है नकली, तो वो कहेंगे देखो ये पागल हो गया है। तो इसी ही पागलपन में हमने ये सवाल पूछे हैं आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से, राष्ट्रपति कार्यालय से, जो भारत का फर्स्ट, जिसको हम नागरिक कहते हैं, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होता है, द प्रेसिडेंट। हमने जब उनसे भी ये सवाल, उनके ऑफिस में जब ये अपनी चिट्ठी आरटीआई हमने भेजी और वित्त मंत्रालय में भेजी, आरबीआई के पास भेजी, तो एक ही सवाल आता है कि इस प्रकार का हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं एग्जिस्ट करता जो ये प्रूफ कर दे कि ये आज जो नोट चल रहा है ये असली है या नकली। ये मैं नहीं कह रहा, वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, वो जवाब कह रहे हैं जो सरकार ने हमें दिए हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, तो फिर क्या ये नोट असली है या नकली, इस बात को हम कैसे माने। तो इसीलिए आरबीआई के बाद वित्त मंत्रालय के बाद राष्ट्रपति और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, उन सब के पास जब हमने ये भेजा तो कहीं से भी एक क्लियरिटी नहीं होती है। तो फिर जब हम बैक में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो नोट है, इस नोट के बदले आज से पहले, या मैं ये कहूँ कि जब भी ये नोट छापा जाता है तो इसके पीछे गोल्ड रखा जाता है। हाँ, अब ये भी कहते हुए आपको नज़र आएंगे लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के हों, चाहे वो कोई एडवोकेट हो, चाहे वो कोई बैंक का मैनेजर हो, और चाहे वो व्यक्ति कोई भी ही क्यों ना हो, वो ये कहेंगे कि अब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है। सिंगल कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा गजट, कोई भी ऐसा पत्र, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है तो कौन से एक्ट में उसको डिफाइन किया गया कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। क्या 2011 के में डिफाइन किया गया है, या 1940 के में डिफाइन करा गया है, या 1906 के में डिफाइन करा गया। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो ये कहता हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। कोई भी एडवोकेट यदि आपसे कहता हो कि आज गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है तो उससे पूछिए, तो बताइए नया स्टैंडर्ड क्या है, नई चीज़ क्या है। फिर कहते हैं कि फेट करेंसी है। ये फेट का मतलब क्या होता है। तो फिर एक और सवाल आता है कि लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर का मतलब क्या है। और जब ये सारे सवालों के जवाब और ये तमाम जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, जब ये सारी चीज़ें हमने पूछी और इनकी पड़ताल में, इनकी रिसर्च में जब हम गए, तो आश्चर्यजनक रिजल्ट सामने आते हैं कि जो ये नोट है आज मेरे हाथ में, ये नकली नोट है, लेकिन हम फिर भी इसमें ट्रेड कर रहे हैं और फिर भी आज हमारे साथ ये सारी की सारी चीज़ें और ये फ्रॉड चल रहा है। इस नोट के बदले आपका जो गोल्ड रखा होता है सिक्योरिटी में, चाहे 200 का नोट हो, चाहे 500 का नोट हो, चाहे 2000 का नोट हो, इन सब के पीछे जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखा होता है और जो इसकी परचेजिंग वैल्यू को डिफाइन करता है, आज वो सारा का सारा एक क्वेश्चन मार्क के अंदर है। इस पे लिखा तो होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस रुपीज़। अब जितना उसके ऊपर लिखा हुआ उस पर लिख तो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में उस नोट के बदले आपको उसकी असली कीमत मिल पा रही है। क्या मार्केट में जो नोट आपके हाथ में है, जिसको आज हम करेंसी नोट कहते हैं, चाहे बैंक नोट कहते हैं,
जितने भी सिक्के चल रहे, क्या वो एक्चुअल में उनकी जो वैल्यू है, जो असली कीमत है, क्या वो हमको मिल पा रही है? तो साथियों, जब इन सारे सवालों के जवाब हम जब मिलते हैं और हम देखते हैं, तो आश्चर्यजनक और ऐसे सवालों और ऐसे जवाब हमारे सामने आते हैं कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसीलिए साथियों, जो अभी आपने देखा होगा, ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, अब इसमें आप देखोगे जो रुपया है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मापक है, वो स्टैंडर्ड है। आज से पहले क्या होता था कि हम जब भी लेन देन करते थे तो वो बार्टर सिस्टम था दुनिया में। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई तो हमने सोचा कुछ चीज़ें, अब मान लीजिए जो बार्टर सिस्टम था उसमें कुछ चैलेंजिंग पॉइंट थे, उन्हीं चैलेंजिंग पॉइंटों को रिमूव करने के लिए जब उन चीज़ों को एड्रेस किया गया, उन चीज़ों को जब देखा गया, तो जैसे ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो समय समय पर चीज़ें बनाई गई। कभी दाम चले, कभी फूटी कौड़ी चली, कभी पाई चली, तमाम अलग अलग चीज़ें लेन देन में और विनिमय के लिए हमने प्रयोग किया। लेकिन फिर एक विचार आता है कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी धातु है जो ना गल सकती, ना सड़ सकती, ना खराब हो सकती, ना घट सकती, ना बढ़ सकती? तो वो चीज़ निकल कर आती है गोल्ड और सिल्वर। तो उसी गोल्ड और सिल्वर का जब हमने स्टैंडर्ड बनाया, तो स्टैंडर्ड मीन्स इन द सेंस यही होता है कि किसी भी चीज़ का मापक, उसका मानक स्टैंडर्ड वो तय करता है कि जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम को कहते हैं, 12 इंच 1 फीट को कहते हैं। सेम ये किताब ही उस सारी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, वो शोषण का साधन आपका कैसे बन गया। आरबीआई से जब हमने पूछा कि आज जो भारत के अंदर ये करेंसी चल रही है वो सारी असली है या नकली, तो आरबीआई कहती है कि हमारे पास ये जानकारी, वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। वित्त मंत्रालय भी यही कह रहा है, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो चाहे कुछ भी हो, सबसे जब हमने पूछा तो एक ही जवाब आता है, इस प्रकार का हमारे पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वो सारी आरटीआई, वो सारे सवालों के जवाब इस बुक के अंदर हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई एडवोकेट ये कहता है कि ये सारी बातें झूठ है, तो इसमें अपनी तरफ से लेखक ने कुछ भी नहीं लिखा। इसके अंदर सारी वही चीज़ें हैं जो सरकार ने हमको दी हैं, जो एक्ट डिफाइन करते हैं, जो कानून डिफाइन करते हैं। अब आप देखोगे, महाराष्ट्र चाहे हो या चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे हिंदी के जितने भी इलाके हैं और जिनको इंग्लिश नहीं आती, अब उनके लिए हिंदी में ये बुक अवेलेबल है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इस किताब को मंगवाइए और आप अपने केस के साथ इस किताब को लगाइए और वहाँ पर रखिए, और इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके साथ भीतर एक, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगी। आपके साथ जो ये शोषण हो रहा है, आपके साथ जो ये लूट हो रही है, आपको जो इल्लीगल तरीके से आपके साथ आज ये छल और ये षड्यंत्र रचा हुआ है, ये आपको उस तह तक और उन परतों को खोलेगी जो आज आप किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक से जो लेन देन करते हो, ये डिफाइन कर देगी ये बुक कि सारा का सारा वो जो पैसा आपको बैंक ने दिया है वो रुपया है ही नहीं। एक्चुअल में आप समझ पाओगे रुपया किसे कहते हैं। क्या बैंक ने आपको जो दिया वो रुपया है या डिजिट है या नोट है? आप समझ पाओगे डिजिट, नोट, बैंक, करेंसी और धन में क्या फ़र्क है, आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। इस बुक के अंदर एक एक शब्द बड़े सिंप्लीफाई तरीके से, आसान भाषा में आप चीज़ें समझ पाओगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, मेघालय और जितने भी ऐसे एरिया हैं, जितने भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप हिंदी में प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है, तो उन साथियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप अब ये इंग्लिश में भी परचेज कर सकते हो। हमारा उद्देश्य केवल और केवल किताब को बेचने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये जानकारी हर उस भारतीय तक पहुँचे जो आज कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या की कगार पर पहुँच जाते हैं। आज जो घरों को बेघर हो गए हैं, जिन चीज़ों के कारण जो अपनी मेहनत से जो अपना बसर कर रहे हैं, आज उनकी मेहनत को जो लूटा जा रहा है और जो उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, आप उस लूट से बच पाओ। इस किताब के अंदर वो सारे सवालों के जवाब और वो सारी चीज़ें हैं।
अब सवाल ये आता है, अब ये तय करता है आपके विवेक के ऊपर, आप कितना इसको समझकर और अपने अनुकूल बना पाते हो। आप इस लड़ाई को किस एंगल से किस हद तक लेके जा सकते हो। इस किताब के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है, अगर कोई एडवोकेट, सीए या अदर कोई भी रिसर्चर अगर ये कहता है ये बातें सही नहीं है, तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ, मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। वो बसई एनक्लेव पार्ट 2 गली नंबर 3 और गुरुग्राम वो आ सकता है और यहाँ पर खुली चर्चा कर सकते हैं हम। कोई भी साथी जो आज इन फाइनेंस कंपनियों के जंजाल में फंसा हुआ है और आज कहीं ना कहीं एक ऐसे भय में जी रहा है कि उसे समझ में नहीं आता अब हम क्या करें। साथियों, अब समस्याएं गिनाने का समय नहीं, अब समाधान की ओर लौटने का है। समाधान हमें कहीं दूसरी जगह नहीं ढूंढना।